हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो आज आगे बढ़ेंगे। नीट का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके थियरी रिवीजन और उसके कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे, बरोबर है। तो हर एक फॉर्मूला, जो हर एक कॉन्सेप्ट एक बार पूरा रिवाइज कर देंगे। आपको ये लेक्चर में उसका पूरा स्टडी करना है। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से पूरा रिवीजन करना है, बराबर है। और सब प्रिपेयर करके फिर हम इसके पीवाई क्यूज गिनेंगे, बराबर है। तो ये जो आपका वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीवाई क्यू का भी वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन पीवाई क्यू का वीडियो आप देखो उससे पहले ये लेक्चर बिल्कुल देख लो। पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट थियरी दिमाग में सेट होना चाहिए और तब जाके ही हम पीवाई क्यूज गिन पाएंगे। तो नीट के लिए रेडी हो जाओ। हमको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है फिजिक्स में, अप्रोक्सीमेटली 150 ऊपर जाना है, ऐसा सोच लो और ठान के चलो, बराबर है। चलो स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का। चलो बच्चों, हमने स्टार्ट कहां से किया था सोचो आप। तो हमने स्टार्ट किया था मोशन से। तो सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड मोशन, व्हाट इज कॉल्ड मोशन। तो हमने डेफिनेशन दी थी कि व्हेन वन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, इट इज कॉल्ड इन अ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट बॉडी। मतलब यहां पे सोचो कि मोशन क्या है भाई। मोशन एक रेफरेंस थॉट है। मोशन क्या है? एक रेफरेंस थॉट है। उसका मतलब क्या कि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो किससे डिसाइड होगा? तो रेफरेंस कौन है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। सिंपल चीज है कि आप रोड पे खड़े हो, आपका फ्रेंड कार में जा रहा है और कार में बैठे बैठे बुक पढ़ रहा है, तो आपके लिए आपका फ्रेंड मोशन में है, उसके हाथ में जो बुक है वो मोशन में है। लेकिन ऑब्जर्वर आपका फ्रेंड है और वो उसके हाथ में जो बुक है उसको ऑब्जर्व करेगा, तो उसके लिए वो बुक रेस्ट पे है, बराबर कि नहीं। तो यहां पे हमने पढ़ा था कि भाई मोशन किसको बोलेंगे? तो जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करेगी टाइम के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी क्या है? मोशन में है, वो फर्स्ट बॉडी के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया? ओके। चलो, तो मोशन के अलग अलग टाइप से, ट्रांसलेटरी मतलब लीनियर मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन, थर्ड इज ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग मोशन। हम उसमें उसमें अभी डीप में नहीं जाते, लेकिन सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलेंगे? क्योंकि हमको यहाँ पे मोशन को स्टडी करना है, तो सबसे पहले तो अपना रेफरेंस पॉइंट कौन है, वो रेफरेंस पॉइंट हमको यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा कि मोशन किसके रेफरेंस में हो रही है, बरोबर है। तो जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर प्लस वो जो सिचुएशन में है, पोजीशन या उसकी सिचुएशन बोल सकते हो या उसकी पोजीशन, है ना। तो ये सब मिला के ऑब्जर्वर जहां से ऑब्जर्व कर रहा है और उसके आजू बाजू की सिचुएशन क्या है, वो सब मिला के बनती है क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पर रेफरेंस फ्रेम के दो टाइप्स थे। फर्स्ट इज अ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, बराबर है। ध्यान रखना ये रिवीजन है, मतलब मैं ऊपर ऊपर से समझाऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जिसमें हम डिटेल्स में भी जाएंगे, लेकिन जितना जो काम का है उसी में उतना ही डीप में जाएंगे। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम था। तो ये कौन सी रेफरेंस फ्रेम? तो भाई जिसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाली जो रेफरेंस फ्रेम होगी उसको बोलेंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और दूसरी होगी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, है ना। तो वो कौन सी होगी? एक्सेलरेटिंग, जिसमें एक्सेलरेशन होगा उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो समझो, स्ट्रेट लाइन पे एक कार जा रही है विदाउट चेंजिंग इट स्पीड, मतलब डायरेक्शन भी सेम है, उसका डायरेक्शन भी सेम है और स्पीड भी सेम है, मतलब क्या? वेलोसिटी सेम है, तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो जो रेफरेंस फ्रेम होगी वो इनर्शियल होगी। कोई ऑब्जर्वर रेस्ट पे खड़े खड़े होके ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन ले रहा है, तो उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या होगी? इनर्शियल होगी। लेकिन मान लो कि कोई बंदा सर्कुलर घूम रहा है और उसमें बैठे बैठे वो ऑब्जर्व करेगा, तो सर्कुलर मतलब क्या? वहां पर भी एक एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, है ना। तो उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगी? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। मतलब जहां पर फ्रेम की वेलोसिटी चेंज हो रही है, जहां पे एक्सेलरेशन है, उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पर्टिकुलर दो चीज याद रखना, बराबर है। चलो नेक्स्ट, फिर हमने पढ़ा था
पार्टिकल, भाई कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल हमने पढ़ा था कि भाई पार्टिकल किसको बोलेंगे। तो पार्टिकल कौन है? पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट which has mass but no dimension। भाई उसको डायमेंशन नहीं होंगे लेकिन मास होगा, क्या ऐसा कोई पॉसिबल है? तो जनरली नहीं है ऐसा पॉसिबल, बरोबर है, क्योंकि हर एक जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको कुछ ना कुछ लेंथ, विड्थ, हाइट कुछ तो होगा, मतलब उसके डायमेंशन तो होंगे ही होंगे। तो ऐसा कोई पार्टिकल हो सकता नहीं है, लेकिन हम एक हाइपोथेसिस ले सकते हैं यहाँ पे कि वे पार्टिकल किसको बोल सकते हैं। तो हमने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसको हम पार्टिकल ले सकते हैं। कौन से दो केस में? तो सबसे पहला केस था सॉलिड बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। भाई कोई सॉलिड बॉडी है और वो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में, नहीं कांस्टेंट स्पीड नहीं बोल रहा हूं, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, बरोबर है। तो सॉलिड बॉडी मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे देख लो कि मान लो कि एक कोई बार है, वो यहां से चल के यहां पे पहुंच गया, बरोबर है। इनिशियल पोजीशन उसकी ये थी और फाइनल पोजीशन ये है। तो समझो उसके आगे वाले पोर्शन ने यहां से यहां तक 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो उसके पीछे वाले ने भी कितना किया होगा? उतना ही किया होगा। ये फर्क है कि इसने यहां से यहां पे 5 किया, इसने यहां से यहां पे 5 मीटर किया। क्लियर हो गया? कोई मिड पॉइंट लेना चाहेगा तो मिड पॉइंट ने भी सेम किया होगा। मतलब सॉरी, स्ट्रेट लाइन में कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके सभी पार्टिकल्स इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, और उसके कारण हम पूरे बॉडी का जो मोशन का स्टडी है, कोई एक पर्टिकुलर मॉनिटर होगा जो पार्टिकल है ना, जो प्रिंसिपल पार्टिकल होगा, कोई मेन पार्टिकल, कोई एक ही पार्टिकल का स्टडी करके हम उसको बोल सकते हैं। तो वो केस में आपका ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम इसको बोल देंगे कि एक पार्टिकल यहां पर था और ये यहां से यहां पे चला गया। क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब पूरी बॉडी कितनी भी बड़ी ना हो उसको हम पार्टिकल ले सकते हैं। चलो, तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल सिर्फ कौन सी मोशन करेगा? पार्टिकल सिर्फ लीनियर मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। क्लियर हो गया? उसको डायमेंशन नहीं होता, ऐसी कोई बॉडी जनरली होती नहीं है, लेकिन हम एक ये केस में और दूसरा ये केस, व्हेन डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नेग्लिजिबल in comparison of distance between them। भाई दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस काफी बड़ा है और उनके डायमेंशन कंपेयर टू देयर डिस्टेंस काफी नेग्लिजिबल है, तो वो केस में हम दो पार्टिकल कितने भी बड़े क्यों ना हो उनको हम पॉइंट ले सकते हैं। जैसे मान लो कि ये अर्थ है और ये सन है, ये दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स मुझको गिना है, तो फोर्स मुझको पता है कि भाई G/M/S/M/E और यहाँ पे R², वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। तो ये केस में अर्थ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ये डिस्टेंस काफी बड़ा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा है अर्थ की रेडियस और सन की रेडियस के कंपैरिजन में। तो हम ये बड़े से बड़े प्लेनेट भी क्यों ना हो, हम उनको दो पार्टिकल ले सकते हैं। तो ये दो केस है जिसमें हम पार्टिकल ले सकते ऑब्जेक्ट को। क्लियर हो गया? हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि भाई पोजीशन क्या है। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ, है ना। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ, इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं डिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस। ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे? तो भाई हमको ऑब्जर्वर कहां पे खड़ा है, हमारा ये ऑब्जर्वर है, तो जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है वहां से हम रेफरेंस फ्रेम डिसाइड करने के लिए म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो ऐसी तीन एक्सिस लेंगे, तीन डायरेक्शन लेंगे जिनको हम एक्सिस बोलते हैं, एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन। ये उसका ओरिजिन है। और यहां से कोई भी पार्टिकल होगा वो पार्टिकल के हम कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर सकते हैं, एक्स, वाई, जेड। मैंने यहाँ पे 3D में कंसिडर किया है, तो ये एक्स, वाई, जेड मैंने उसका पोजीशन बोला। तो ये उसका इनिशियल पोजीशन था T1 टाइम पे। मानो कि आपका पार्टिकल मूव करते करते यहां पे आ गया, तो कोई
और एक टाइम पे, ये इसको x1 y1 z1 बोल देता हूं, तो यहाँ पे q पोजीशन पे उसका कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हो जाएगा। सिंपल है। तो ये उसकी पोजीशन चेंज हो गई। क्लियर हुआ? तो कोई रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको हम उसकी पोजीशन बोलेंगे। बरोबर है? चलो, अभी कोई बॉडी सिर्फ ऐसे मूव कर रही है, कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है कि एट अ टाइम उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। उसके मोशन को स्टडी करने के लिए हमको सिर्फ एक एक्सिस सफिशिएंट है, तो उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो वो केस में हम मोशन को बोल सकते हैं 1D मोशन, या तो वन डायमेंशनल मोशन, या तो मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब स्ट्रेट लाइन पे मोशन होगी, तो चलो मान लो कि ऐसे मोशन हो रही है, तो मैं ये डायरेक्शन को मान लूंगा एक्स डायरेक्शन। सिंपल चीज है। ऑपोजिट होगी -x, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो यहां पर हम प्लस माइनस के काम चला लेंगे, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन। बॉडी सिर्फ इसी लाइन पे मूव कर रही है, तो हमको 2 कोऑर्डिनेट या 3 कोऑर्डिनेट यहां पे लेने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक ही लेंगे। x वर्टिकल हो रहा है तो y लेंगे, या तो फिर इसको z भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। बराबर है? तो हम जनरली हॉरिजॉन्टल को x डायरेक्शन बोलते हैं और वर्टिकल को y डायरेक्शन लेके चलते हैं। बराबर? तो जो आपका बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट को मैंने फ्री फॉल करवाया, मतलब ऊपर से नीचे आएगा तो स्ट्रेट लाइन में आएगा, तो उसकी मोशन क्या हो गई? 1D मोशन हो गई। कोई कार स्ट्रेट पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो उसकी मोशन क्या होगी? 1D मोशन हो गई। क्लियर हो गया? तो ये मैंने 1D मोशन की बात की। 2D मोशन किसको बोलेंगे? कि चलो मान लो कि यहां से कोई कुछ इंसेक्ट है कोई, और वो इंसेक्ट यहां से घूम के ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो वो आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर नीचे भी हो रहा है। तो इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आई नीड 2 कोऑर्डिनेट्स। तो मिनिमम कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए। तो ये जो मोशन है उसको हम बोलेंगे क्या? 2D मोशन, या तो मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलो, थर्ड। भाई थर्ड कौन सा है? 3D। ये तो हमको पता है कि चलो एक बटरफ्लाई है, वो रूम में आ गया, तो कभी ये बोर्ड पे बैठेगा, कभी सामने वाली वॉल पे बैठेगा, तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो जब एक साथ तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे तो हम उसको 3D मोशन बोलेंगे। एक साथ 2 होंगे, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो 2D मोशन हो जाएगी। और स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रही है, फिर वो ऐसे इंक्लाइन मोशन भी क्यों ना हो, तो हम इसको एक्स डायरेक्शन मान लेंगे। तो ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो 1D मोशन होगी। क्लियर हो गया? पक्का? तो पोजीशन क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। चलो, अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है? बट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद रखो। डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखते थे? बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। क्या है डिस्प्लेसमेंट? इज इक्वल टू चेंज इन, अरे पोजीशन का स्पेलिंग भी नहीं आता सर को, तो चेंज इन पोजीशन। पोजीशन क्लियर हो गया? चेंज इन पोजीशन उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो उसका फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकते हैं क्या? चेंज कैसे लगता है? ऑलवेज फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करेंगे। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करेंगे, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस या तो उसको बोल सकते हैं पाथ लेंथ, है ना? पाथ लेंथ। तो यह टोटल डिस्टेंस covered by body is called what? Distance। सिंपल चीज है। बट डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? बट डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये डिस्टेंस जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ चेंज इन पोजीशन। मतलब मैं ओरिजिन पे यहां पे खड़ा हूं, ये डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूं और ये डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लूं, तो सोचो मैं 0 से यहां पे चला गया 5 मीटर पे, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? फाइनल पोजीशन 5 माइनस इनिशियल 0 मतलब 5। लेकिन यही केस में मैं 0 से ये डायरेक्शन में 5 चला जाता, तो मेरी फाइनल पोजीशन -5 आती। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता? -5 माइनस 0 मतलब -5 आती। तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो डिस्टेंस कवर्ड है, तो वो तो ऑलवेज इंक्रीज होती जाए। वंस बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। डिस्टेंस कभी भी रिड्यूस नहीं होता है, वो डिक्रीज नहीं होता है, डिस्टेंस तो ऑलवेज इंक्रीज ही होगा। सिंपल चीज है कि हम
कोई बाइक लेके कोई ए प्लेस से बी प्लेस पे चले जाए और वापस वही प्लेस पे आएंगे, तो क्या आपका स्पीडोमीटर के अंदर जो डिस्टेंस बता रहा है वो जीरो हो जाएगा? नहीं, वो तो आगे ही बढ़ता रहेगा। क्लियर है? ध्यान रखो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। बट दिस इज ऑलवेज मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन में जो होगा हम वो डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसका एक्चुअल जो पाथ होगा उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस, पाथ लेंथ को। तो मतलब मान लो कि कोई बॉडी ए से होके बी पे जा रही है, मान लो मैंने सर्कुलर पाथ लिया, इसकी रेडियस कितनी है आर, तो उसकी इनिशियल पोजीशन यहां पर थी, फाइनल पोजीशन यहां पर है, तो आप बोल सकते हो कि भाई उसका डिस्प्लेसमेंट आपको गिनना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में जो गिनेंगे वो मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, पर डिस्प्लेसमेंट होगा डायरेक्ट ए बी और वो हो जाएगा आपका 2r, स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट गिनेंगे। लेकिन जो इसी केस में आपको डिस्टेंस गिनना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, आर्क ए बी, यहां से ये आर्क ए बी, एंड आर्क इज व्हाट वी नो दैट पाई आर, हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है ना, ये सेमी सर्कल है तो ये हाफ होगा उसका। क्लियर हो गया? तो ये आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन आगे बढ़ेंगे भाई। एवरेज वेलोसिटी, अभी काम के टॉपिक्स आ रहे हैं, ध्यान रखना बिल्कुल। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, और साथ ही में डिस्कस कर देंगे कि भाई इंस्टंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। चलो ध्यान रखो कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। तो सिंपल चीज है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल का जो रेशियो लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। सिंपल है। और ये एवरेज क्यों मिल रही है, ध्यान रखो, क्योंकि हम थ्रू आउट पूरे टाइम इंटरवल के लिए लेने वाले हैं। पूरे टाइम जीरो से लेके जितना भी टाइम है वहां पे कांस्टेंट स्पीड नहीं रही होगी, आपकी स्पीड चेंज हो सकती है ना। तो हम एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे। सिमिलर एवरेज स्पीड लिखेंगे तो यहां पे जहां पे डिस्प्लेसमेंट था तो उसकी जगह पे हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस या तो पाथ लेंथ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो चलो मान लेते हैं कि कोई टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी, टी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, x, या तो x1 बोल देता हूं। t1 टाइम पे पोजीशन थी x1 और t2 टाइम पे उसकी पोजीशन हो गई x2। तो टाइम इंटरवल क्या हुआ भाई, टाइम इंटरवल हुआ t2 माइनस t1, ये आपका कौन है, टाइम इंटरवल। और उतने टाइम में उसकी पोजीशन x1 से x2 हुई, मतलब पोजीशन x1 से x2 मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो, x2 माइनस x1। इसको मैं डेल्टा t बोल देता हूं जो अपना टाइम इंटरवल है, और इसको बोल देता हूं डेल्टा x जो अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी, क्या बोल रहा हूं इसको, एवरेज याद रखना, वेलोसिटी। तो यहां पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट कौन है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। समझ लो, दिमाग में बत्ती बना के डाल दो इसको, बराबर है क्या। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपको कंपलसरी डिस्प्लेसमेंट ढूंढना ही पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तभी जाके आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, उसके सिवा कोई रास्ता अपने पास नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको करना ही पड़ेगा, जो भी टाइम इंटरवल है उसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो और टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। क्लियर हो गया। और एवरेज स्पीड चाहिए तो आपको ऊपर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस चाहिए, लेकिन आपको रेशियो यही लेना पड़ेगा तभी जाके एवरेज मिलेगा। क्लियर हो गया। चलो आगे जाते हैं भाई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड किसको बोलेंगे, तो एट अ टाइम जो स्पीड होगी और वेलोसिटी होगी हम उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसको फाइंड करने के लिए याद करो हमने क्या किया था कि भाई ये जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, ये जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, ये तो एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन जो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे बताएंगे या v बार बोलेंगे, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे। तो जो आपको
ये जो स्पीड है वो तो एवरेज वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, एवरेज वेलोसिटी है। डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो वेलोसिटी होगा, बरोबर है, नहीं तो डायरेक्शन के बिना डिस्टेंस लेके गिनेंगे तो स्पीड आएगी। लेकिन मुझको एवरेज लेना है तो ये फॉर्मूला, लेकिन मुझको तो इंस्टेंटेनियस चाहिए, है ना। तो समझो हम क्या करते थे, यहां पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू क्या लेते थे, 0। मतलब ये एवरेज वेलोसिटी ही है, ये एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन वो वेलोसिटी हम बहुत स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए काउंट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे इंस्टंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टंटेनियस स्पीड। क्लियर हो गया। लेकिन हमको पता है जब इसका स्मॉल स्मॉल डिवीजन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेशन, या तो डेरिवेटिव किसका, किसका डेरिवेशन, एक्स का। एक्स कौन है, पोजीशन। तो डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन with respect to time gives what, instantaneous velocity और स्पीड है तो स्पीड। क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद रखो x का एक बार डेरिवेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमको v मिल रहा है। तो अभी उल्टा करेंगे, इसको सामने भेज देता हूं तो ये हो गया dx, ये v इंटू डी टी हो गया, बरोबर। चलो दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेता हूं भाई, इंटीग्रेशन ले लेंगे तो dx इंटीग्रेशन v dt। ये कौन हो गया भाई, यहां पे इसको बोलेंगे तो x1 टू x2, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहां पे x1 टू x2 इंटीग्रेशन v dt फ्रॉम 0 टू t। हाँ मतलब यहां पे जो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे x2 माइनस x1 मतलब आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या तो पोजीशन बोल सकते हो। जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे बिना लिमिट के इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पोजीशन मिलेगी। क्लियर हो गया। तो पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, तो उल्टा वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पोजीशन मिलेगी। और जो डेफिनेट लिमिट के साथ करेंगे तो आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। याद रखना, ये जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैं आपको एप्लीकेशन में बताऊंगा। क्या, मैंने फिर से एक बार रिपीट करता हूं, पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो वेलोसिटी मिल रही है, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो पोजीशन मिलेगी। लेकिन इंटीग्रेशन दो टाइप्स के होता है, डिफिनेट या इनडेफिनेट। मतलब डेफिनेट मतलब क्या, एक लिमिट में यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक का जो डेफिनेट करेंगे तो आपको पोजीशन नहीं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा, और जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वहां पे पोजीशन मिलेगा। मतलब v का डेरिवेशन, x का डेरिवेशन टाइम के रिस्पेक्ट में v होता है तो v का इंटीग्रेशन आपको x मिलेगा। क्लियर हो गया, पक्का। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर ली हमने। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे जाएंगे ग्राफ पे, आगे जाएंगे किस पे, ग्राफ पे। तो सबसे पहले बात करेंगे x वर्सेस t ग्राफ, मतलब किसके वर्सेस किसका, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो चलो हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, है ना। इसका स्लोप आपको क्या देगा भाई, इसका स्लोप का डेफिनेशन हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे स्लोप का डेफिनेशन, चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। मतलब y कोऑर्डिनेट पे हमने क्या लिया है, पोजीशन, मतलब इसका यहां पे चेंज लिखेंगे तो डेल्टा x, और अपॉन चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, लेकिन x की जगह पे यहां पे t है तो मैंने गलती से लिख दिया यहां पे x, तो यहां पे t लिखेंगे। तो याद रखो जो लॉन्ग इंटरवल के लिए लेंगे तो एवरेज स्पीड देगा, और स्मॉल इंटरवल के लिए, बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए तो आपको v देगा। तो यहां पे एक बात तय हो गई, स्लोप ऑफ x वर्सेस t ग्राफ आपको क्या देगा, आपको वेलोसिटी देगा। याद रखना, वेलोसिटी या उसको जो डिस्टेंस के साथ है तो उसको स्पीड भी बोल सकते हो, पक्का। तो जब भी ग्राफ पर से, ग्राफ x वर्सेस t का ग्राफ है और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी हो, आपको स्पीड फाइंड करनी हो, तो आपको उसका स्लोप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्लोप, याद रखो। और स्लोप का डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, बराबर है, याद रखो। तो y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसका कोई डिफरेंस ले लो और x का डिफरेंस ले लोगे और रेशियो लोगे तो आपको स्लोप मिलेगा।
क्लियर? तो चलो डिफरेंट टाइप के स्लोप क्या होते हैं वो चलो देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला मैंने ग्राफ ये ड्रॉ किया, सपोज समझो यहाँ पे x वर्सेस t। तो ये जो स्लोप है, यहाँ पे स्लोप कितना है भाई? स्लोप यहाँ पे 0 है। स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। तो बॉडी यहाँ पे क्या होगी? बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे होगी। बॉडी यहाँ पे क्या होगी? रेस्ट पे होगी। देखो टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं रही हो, इट मींस बॉडी इज एट रेस्ट, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। सेकेंड, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ, लेकिन ये आया स्ट्रेट लाइन। भाई स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन मतलब कौन? स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप इज कांस्टेंट एंड इफ स्लोप इज कांस्टेंट देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? उसकी कांस्टेंट है। और समझो आप स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो देखो एक सिंपल टेक्निक बताता हूं। आप यहां से खड़े हो, ओरिजिन पे खड़े हो और आपको पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में मूव करते जाना है। आपको पता होना चाहिए कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो आप कैसे करोगे? तो आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूं कि आप ओरिजिन पे खड़े हो जाओ और फिर पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करो। तो आप जैसे जैसे जाओगे, ऊपर चढ़ रहे हो या नीचे उतर रहे हो? ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर चढ़ रहे हैं तो स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप इज पॉजिटिव तो यहाँ पे बॉडी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव, मतलब बॉडी इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर हो गया? पक्का? और यहाँ पे स्लोप क्या है? कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो याद रखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली जो मोशन होगी उसके एक्स वर्सेस टी का ग्राफ ये आएगा। ये ग्राफ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स वर्सेस टी का ग्राफ, लेकिन यहाँ पे ये है शेप, तो इसका भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये नीचे जा रहा है। भाई नीचे जा रहा है उसका मतलब क्या? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है? नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप तो कांस्टेंट है लेकिन स्लोप नेगेटिव है। स्लोप कांस्टेंट है लेकिन स्लोप नेगेटिव है। इसलिए आपका यहां पे वेलोसिटी का वैल्यू, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी कौन है? कांस्टेंट। लेकिन याद रखो जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। क्लियर हो गया? तो और एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया। चलो फिफ्थ वन देखते हैं यहां पे, और एक फोर्थ वन ग्राफ देखो। यहां पर देखते हैं एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, बराबर। अभी यहां पर तो क्या था? वेलोसिटी 0 थी। यहां पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, लेकिन यहां पर क्या होगा वो हमको डिसाइड करना है। क्योंकि यहां पर तो स्लोप कांस्टेंट था, यहां पर तो स्लोप कांस्टेंट है नहीं। जैसे जैसे आगे जा रहे हो स्लोप चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? आपको जो भी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, मतलब यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। ये जो दो ग्राफ है वहां पे स्ट्रेट लाइन है, उसका मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। जो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप इंस्टेंटेनियस फाइंड करो या एवरेज फाइंड करो, सेम ही आएगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ऐसे जा रहे हो तो डिफिकल्टी लेवल, क्लाइंबिंग, हम क्लाइंब करने वाला है। मान लो कि माउंटेन पे जा रहा है और माउंटेन पे जो क्लाइंब करने का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपका स्लोप इंक्रीज भी हो रहा है और पॉजिटिव भी है। और स्लोप मतलब कौन? वेलोसिटी। स्लोप मतलब कौन? वेलोसिटी। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट, तो ये टेंजेंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में आप एक्सटेंड करो तो ये बनाएगा यहां पे एंगल थीटा। और हमको पता है कि यहां पे स्लोप कौन होगा? स्लोप कौन होगा? टेन थीटा। इफ एनी लाइन if any line makes angle theta with positive x direction then its slope at that particular point is tan theta। याद रखा करो यहां पे। तो यहां पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। ये आपको कौन देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हो गया? पक्का? और आप देखो यहां पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो क्लाइंबिंग का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहां पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीजिंग। या और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो याद रखो ये एक्सेलरेटिंग मोशन होगी। क्या होगी? एक्सेलरेटिंग मोशन। चलो फिफ्थ पे चले जाते हैं, और एक ग्राफ। चलो एक्स वर्सेस टी का एक ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ आपका ऐसे है। तो देखो क्या हो रहा है, यहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो ऐसे आएगा, यहां पर ऐसे आएगा, यहां पर ऐसे आएगा। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो क्लाइंबिंग की डिफिकल्टी लेवल डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन आप ऊपर तो चढ़ रहे हो। यहां से ऊपर तो हम चढ़ ही रहे हैं, मतलब वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव डायरेक्शन, स्लोप पॉजिटिव है आपका।
यहां पर आपका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रही है। तो ये आपका है स्लोप, यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, याद रखो, वेलोसिटी डिक्रीजेस, है ना। और डिक्रीज होगा तो ये कौन सी मोशन हो रहा है, रिटार्डिंग मोशन के लिए रिटार्डेशन होगा यहाँ पे बॉडी के पास। क्लियर हो गया। ये दोनों केस में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ये दोनों केस में बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रही है, लेकिन इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, इसमें डिक्रीज होती जा रही है। हो गया क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट और एक ग्राफ ड्रॉ करवाता हूं। चलो मान लो कि ये ग्राफ है एक्स वर्सेस टी, तो हम यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई, ये है। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं भाई, नीचे उतर रहे हैं मतलब स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, है ना। तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, स्लोप का जो लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है। तो वी डिक्रीज इज, वैल्यू बोल रहा हूं उसकी, माइनस के साथ मत कंपेयर, उसको कंपेयर करना, बराबर है। तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव है। क्लियर हो गया। तो ये टाइप के केसेस आपको आने ही चाहिए, पक्का। तो स्लोप का क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया है, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बात करेंगे किसकी, तो भाई वेलोसिटी की बात हो गई, तो अभी करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन velocity with respect to time, rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या लिखेंगे, टाइम इंटरवल। तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन। याद रखो ये कौन है, एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब मान लेते हैं कि कोई सर्टेन इंस्टेंट पे जब t1 टाइम था तब वेलोसिटी थी v1, बराबर। चलो मैं कोई एक टाइम पे जब मैं देखता हूं तो मेरे बाइक की स्पीड है 50 और वो टाइम मैंने नोट किया, और अगली सेकंड पे, अगले मोमेंट पे मैं एक्सीलरेटर देना स्टार्ट कर रहा हूं, तो धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। और आफ्टर सम टाइम, मतलब t2 टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 हो गई। तो जब टाइम t1 था वेलोसिटी v1 थी, टाइम t2 हुआ वेलोसिटी v2 हो गई। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा v और टाइम इंटरवल डेल्टा t। वेलोसिटी का चेंज क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो जो आपको एवरेज एक्सेलरेशन करना है, एवरेज एक्सेलरेशन है तो आपका यही आएगा, और कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला है, आपको वेलोसिटी का चेंज फाइंड करना ही पड़ेगा, अपॉन टाइम इंटरवल करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर हो गया, पक्का पक्का। चलो वेलोसिटी का यूनिट में नहीं लिख रहा, मैंने यहां पर भी यूनिट नहीं लिखा, आपको पता होना चाहिए कि भाई यूनिट क्या है, इसका मीटर पर सेकंड होगा, है ना, जो ऐसा यूनिट है। और यहां पे लिखेंगे तो इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। हाँ, लेकिन यहां पे बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा तो हम उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। सही बात है। और कैलकुलेशन में इसको पॉजिटिव गिनेंगे और कैलकुलेशन में इसको नेगेटिव गिनेंगे। तो जब रिटार्डेशन बोला है तो उसको हम नेगेटिव ले लेंगे, एक्सेलरेशन बोला है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। तो सिंपल चीज है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी, भाई एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू, ऑपोजिट नहीं, ये मैंने गलत लिखा, पूरा सेंटेंस लिखता हूं तो सेंटेंस गलत बैठा, बरोबर है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी का चेंज जो डायरेक्शन में आएगा, वेलोसिटी का चेंज जो डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो सिंपल चीज है, इनिशियल कम होगी, फाइनल माइनस होगी। तो जब आप डिफरेंस लोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा।
लेकिन आप जो ब्रेक मार रहे हो तो इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी कम होगी, तो आप जब चेंज लोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल तो वो नेगेटिव आएगा, तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। इट मींस जो आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही आएगा, और डेसेलरेट कर रहे हो मतलब स्पीड कम हो रही है आपकी, वेलोसिटी कम हो रही है, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये 1D की मोशन की बात हो रही है। क्लियर हो गया? पक्का? तो एक्सेलरेशन क्या है हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। और जैसे हमने ये एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ा, अभी मुझको चाहिए इंस्टेंटेनियस। भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो भाई एवरेज वेलोसिटी जो है उसी को हम इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं, लेकिन कौन सी कंडीशन में, जो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा। तो ये अपना कौन सा एक्सेलरेशन था भाई, ये एक्सेलरेशन था एवरेज एक्सेलरेशन, लेकिन मैंने आगे एक लिमिट लिख दी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू डेरिवेशन dv by dt एंड इट इज नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जैसे पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलती है इंस्टेंटेनियस, वैसे वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है। क्लियर हो गया? पक्का? पक्का। उल्टा भी सोचो, dt को सामने भेज दो तो dv इज इक्वल टू आ गया a इंटू dt। दोनों साइड हमने क्या ले लिया, दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया। तो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमको वेलोसिटी मिलेगी। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट वेलोसिटी का चेंज मिलेगा। याद रखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या, लिमिट वाला इंटीग्रेशन 1 to 2 5 to 10 सेकेंड ऐसे, लेकिन ये इनडेफिनेट बिना किसी लिमिट का डेरिवेशन इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगा। क्लियर है? याद रखो, हम आगे जाके ये एप्लीकेशन में यूज भी करने वाले, उस वक्त में आपको बताऊंगा कि भाई इनडेफिनेट क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखो कि वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेशन किया तो एक्सेलरेशन मिला, तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिलेगी, विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, एंड विथ लिमिट मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको चेंज ऑफ वेलोसिटी मिलेगी। बरोबर है? याद रखो ये। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर चले जाते हैं अभी v वर्सेस t का ग्राफ। किसका? v वर्सेस t का ग्राफ। भाई इसका स्लोप क्या होगा, चलो यहां पे देख लेते हैं। तो v हम y एक्सिस पे लिखेंगे, t हम x एक्सिस पे लिखेंगे, तो इसका स्लोप क्या होगा भाई, इसका स्लोप होगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट टू डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का रेशियो। अरे ये तो एक्सेलरेशन हो गया। तो जैसे x वर्सेस t, जैसे x वर्सेस t का ग्राफ स्लोप, x वर्सेस t के ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता था, वैसे ही बच्चों v वर्सेस t के ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। क्लियर? क्लियर। चलो तो यहां पर भी सेम क्वेश्चन। सबसे पहला चलो ये देखते हैं, v वर्सेस t का ग्राफ है और ये है, उसका मतलब क्या है यहां पे, तो आपके दिमाग में रट्टा मत मार लेना कि वहां पे हमने क्या लिखा था। हाँ ये रहा, क्या लिखा था भाई, बॉडी इज एट रेस्ट। अरे लेकिन वो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ था। यहां पर क्या है, ध्यान रखो, ये क्या है, v वर्सेस टी का, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये यहां पे एक्सेलरेशन 0 है। दूसरा देखे तो चलो v वर्सेस t का ग्राफ, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, उसका मतलब क्या हुआ, स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कौन है आपका, कांस्टेंट। जो स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। और यहां पे देखो ऊपर चढ़ रहे हैं, यहां से जैसे आगे जाएंगे आप ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब स्लोप आपका पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन आपका यहां पे पॉजिटिव होगा, तो ये एक्सेलरेशन है। क्लियर हुआ? तो ये स्लोप किसका आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए v वर्सेस t का जो ग्राफ आएगा उसका शेप स्ट्रेट लाइन होगा। बरोबर है? चलो थर्ड वन, सिमिलरली यहां पे v वर्सेस t का ग्राफ करें, लेकिन यहां पे देखो स्ट्रेट लाइन है लेकिन डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे
कौन होगा? रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा, लेकिन होगा जो भी होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट, बिकॉज ये जो स्ट्रेट लाइन है वो आपको क्या शो कर रहा है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। फर्क ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, ये आपका डेसेलरेशन हो गया। क्लियर हो गया? तो वो सारे स्लोप हमने जो किए थे वैसे ही आएंगे। जो एक्स वर्सेस टी का था, अभी वी वर्सेस टी का ग्राफ देखो, यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर तो वेलोसिटी चेंज हो रही है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो स्लोप भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये कौन है? वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरी हो रहा है। तो हमको वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। तो उसके लिए हमको इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस के लिए वही कॉन्सेप्ट, जो भी पॉइंट है वहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, उसको ऑपोजिट एक्सटेंड कर दिया, तो उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? टेन थीटा। यहाँ का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो। क्लियर हो गया? तो जैसे जब मैं ऐसे जा रहे हैं तो क्लाइम कर रहे हैं और डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीज होता है, ये कौन है? एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ये आपका ग्राफ क्या बता रहा है कि आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जा रहा है। फिफ्थ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लेकिन ऐसे है, उसका मतलब, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये वेलोसिटी आएगा भाई, ये वेलोसिटी आएगा। तो यहां पे क्या होगा? देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है उसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। डेसेलरेशन, रिटार्डेशन नहीं है, रिटार्डेशन नहीं है। देखो स्लोप तो अभी भी पॉजिटिव ही है, आप ऊपर ही चढ़ रहे हो, ऊपर ही चढ़ रहे हैं, मतलब चढ़ रहे तो स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव मतलब क्या? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया? तो आपको क्लियर होना चाहिए। चलो एक और ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं तो आपको पता चले। मानो कि ये v वर्सेस t का ग्राफ है, तो चलो ये ग्राफ है, तो इसमें क्या होगा सोच लो। क्योंकि यहां पर स्लोप आप ड्रॉ करोगे तो देखो आप नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, मतलब स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप इज नेगेटिव उसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसका मतलब ये रिटार्डेशन है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आओगे उसका स्लोप भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो डेसेलरेशन है वो भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ? तो थोड़ा ठीक से देखो इसको, ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना ही चाहिए। पक्का बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बात करेंगे सिर्फ और कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग मोशन की। कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग मोशन, भाई जो आपका एक्सेलरेशन ए कौन है? कांस्टेंट, उसके लिए। तो चलो मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही थी। कई बुक्स में इसको यू भी बोला है, हम उसको वी नॉट बोलते हैं। हमने यहां से एक्सेलरेशन देना स्टार्ट किया, कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। तो मैं व्हीकल लेके जा रहा हूं, मेरी स्पीड कोई इंस्टेंट पे 10 है, और जैसे मैं एक्सेलेटर दूंगा तो फिर वो कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा और आफ्टर सम टाइम इट अचीव्स सम मोर स्पीड। बराबर? तो यहां पे जाके सपोज यहां पे आया तब उसकी स्पीड वी हुई, यहां पर थी वी नॉट और यहां पे वी हुई। कितने टाइम तक आपने एक्सेलरेशन दिया? आपने एक्सेलरेशन कितना दिया? ए क्या है? कांस्टेंट। टी टाइम तक, और इन बिटवीन दिस इंटरवल बॉडी ने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग मोशन के फॉर्मूले क्या थे? हमको आना चाहिए भाई। सबसे पहले v कौन है भाई? v है आपकी फाइनल वेलोसिटी। v नॉट कौन है भाई? v नॉट आपकी इनिशियल वेलोसिटी। a कौन है? आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन। याद रखो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके फॉर्मूले थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। एक दूसरा फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट बाई टू इंटू टी। ये मैं डिराइव नहीं करवाता हूं, ये आपको आना ही चाहिए। फिर एक फॉर्मूला था d इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सभी याद रखने हैं। और एक फाइनल फॉर्मूला हमने लिखा था वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये भी एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला था।
तो देखो यहां पर अननोन क्वांटिटी कितनी है, वेरिएबल्स कितने हैं, वी नॉट, वी, ए, टी एंड डी। हमारे पास 5 अननोन क्वांटिटी है और इक्वेशन कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। अब किसी भी एक इक्वेशन को देख लो जिसमें 4 अननोन होंगे, एक नहीं होगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, सपोज डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं है और यहाँ पे टाइम नहीं है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा जो वर्टिकल मोशन के लिए आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग मोशन के लिए आएगा, तो इसमें आपको इसी में जुगाड़ करके खेलना है, बरोबर है। कोई दिया है कोई नहीं दिया है, तो आपको यही फॉर्मूले यूज करके आपको गिनने हैं। क्लियर क्लियर। चलो अभी यहां पे देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला, ये कौन है भाई, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टी टाइम, इन टाइम टी। तो वो फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला मतलब क्या कि समझो आपका पार्टिकल 0 टाइम पे यहां था, फिर उसने एक्सेलरेटिंग मोशन की, बराबर है, और फिर वो यहां पे पहुंचा आफ्टर टी टाइम पे, तो उसकी इनिशियल स्पीड चलो वी नॉट ले लेते हैं, तो यहां से उसने ये डिस्टेंस कवर किया, तो ये जो आया वो आपका टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसका फॉर्मूला आया। लेकिन मैं यहां पे लिखवाता हूं डिस्टेंस, अभी ये जो भी बात कर रहा हूं वो किसके लिए है भाई, जो भी बात कर रहा हूं वो ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग मोशन के लिए है, और कोई मोशन एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है तो वहां पे एप्लीकेबल फॉर्मूले नहीं है। जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहीं पे ये फॉर्मूला यूज होंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। टी सेकंड और टिथ सेकंड दोनों में फर्क क्या है वो समझाता हूं। मान लो कि आपका कोई पार्टिकल है, वो ऊपर से नीचे गिरा, ग्रेविटी के अंडर वो ऊपर से नीचे गिरा, और यहां से यहां पे आने में उसको टाइम लगा 5 सेकेंड। कितना टाइम लगा, वी चलो मैं 0 मान लेता हूं, जाओ, और यहां पे गिरा तो उसको टाइम लगा 5 सेकेंड। उसका मतलब 5 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक का होगा। फर्स्ट सेकंड पे वो यहां पर होगा, 2 सेकंड पे वो यहां पर होगा, 3 सेकंड पे यहां पर होगा, 4th सेकंड पे यहां पर होगा, और 5th सेकंड पे नीचे गिर गया। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन 5 सेकंड, इन 5 सेकंड, क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन 5 सेकंड, मतलब इन 5 मतलब क्या, 0 से 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया भाई, 0 से 5 सेकंड में उसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन सुनना, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन 5th सेकंड, 5th सेकंड, 5th मतलब ड्यूरिंग 5th सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आपका बॉडी यहां पे 1 सेकंड पे था, यहां पे 2 सेकंड पे था, यहां पे 3 सेकंड पे था, और यहां पे 4 सेकंड पे था। तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस वो उसने 5th सेकंड में कवर किया। ये जो डिस्टेंस टोटल कवर किया उसने 5 सेकंड में कवर किया, और 4 सेकंड पे वो यहां पर था, 5th सेकंड में नीचे गिर गया, मतलब 4 से 5 सेकंड, 4 से स्टार्ट होने वाली सेकंड कौन सी है, 5th, तो ड्यूरिंग 5th सेकंड इट कवर्स दिस मच डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला याद रखो, nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसका फॉर्मूला है v0 a/2 2n -1। ये फॉर्मूला याद रखना है, वहां पे nth सेकंड। क्लियर हो गया। हम क्या कर सकते हैं, मैं यहां पे nth सेकंड का फॉर्मूला मुझको फाइंड करना है, तो मैं ये फॉर्मूले में पहले n रख दूंगा, n रख दूंगा। उसका मतलब क्या, 0 से लेके n सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो मुझको मिल जाएगा। फिर उसके आगे वाली सेकंड कौन है, n-1, तो इसी फॉर्मूले में मैं t की जगह पे n-1 रखूंगा, तो मुझको डिस्टेंस मिल गया 0 से n-1 सेकंड का। पहले हमने रखा n, तो 0 से n सेकंड का मिला, फिर 0 से n-1, तो जो n सेकंड का डिस्टेंस था उसमें से n-1 का माइनस कर देंगे तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग मोशन के लिए आपको ये फॉर्मूले आने ही चाहिए। क्लियर हो गया, पक्का पक्का। चलो आगे जाते हैं।
एक और चीज यहां पे डिसाइड कर लेते हैं ग्राफ के लिए। भाई ग्राफ में हमने क्या पढ़ा, एक्स वर्सेस टी का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, वो आपको वेलोसिटी देगा। v वर्सेस टी का जो ग्राफ है उसका स्लोप आपको क्या देगा, तो वो आपको देगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो सिमिलरली यहां पे आगे बात करेंगे कि एरिया enclosed by graph is a product of y और x क्वांटिटी। मतलब ये सही फॉर्मूला नहीं है लेकिन मैंने टेम्पररी लिखा। मतलब क्या, मतलब यहां से जो क्वांटिटी बनेगी, ये दोनों की प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बनेगी वो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमको मिलेगा, वो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। बराबर है, याद रखो। चलो मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, किसके वर्सेस किसका, x वर्सेस t का ग्राफ। तो इसका स्लोप मुझको क्या देगा, भाई स्लोप मुझको देगा x अपॉन टी, मतलब डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। तो ये कौन बन गया, ये हमको देगा वेलोसिटी। और यहां पे उसका मान लो कि ये ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो उसका ये जो एरिया होगा वो क्या देगा, भाई एरिया मिलेगा हमको डेल्टा x इंटू डेल्टा टी। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये कोई क्वांटिटी है ही नहीं। ओके, तो यहां पर ठीक है। लेकिन अभी यहां पे सोचना, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया v वर्सेस t का ग्राफ। चलो ये ऐसे आया कुछ, बराबर है, ये ऐसे आया। इसका स्लोप क्या होगा, भाई इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो वो कौन हो गया, वो हो गया आपका एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ, क्या हुआ, एक्सेलरेशन। और यहां पे उसका एरिया फाइंड करेंगे, भाई एरिया फाइंड करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। भाई वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। इसको आप पॉजिटिव गिनोगे, इसको आप नेगेटिव गिनोगे, और ये दोनों का मतलब इतना एरिया कवर हुआ। तो एरिया enclosed by the graph of v versus t gives displacement। जो आप इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव करके करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, लेकिन दोनों को मॉड्यूलस में लेके दोनों को पॉजिटिव गिनेंगे तो यहां पे डिस्टेंस भी आएगा। इसकी जो भी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में, इसकी जो भी वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, तो साइन कन्वेंशन, साइन रख के आप सम करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब समझ लो कि इसका एरिया आया 50 और इसका एरिया आया -10, तो ये दोनों का सम हुआ 40। तो 40 आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन 50 प्लस 10 करेंगे विदाउट कंसिडरिंग साइन तो आपको 60 उसका क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मिलेगा, पाथ लेंथ मिलेगी। क्लियर हो गया। तो x वर्सेस t का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी। उसका एरिया क्या देता है, कुछ नहीं। v वर्सेस t का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। उसका एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस। और सिमिलरली थर्ड, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। भाई एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप मानो कि ये है, तो उसका स्लोप आपको क्या देगा, तो इसका स्लोप आपको देगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। मतलब एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन देगा, लेकिन वो हमको कोई काम का नहीं है। लेकिन उसका जो एरिया आएगा, ये एरिया आपको क्या देगा, एरिया गिव्स चेंज इन वेलोसिटी या तो फिर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, याद रखो। क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन फिर से एक बार डिवाइड कर, तीन ग्राफ हमने पढ़े, तीन ग्राफ, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ, वी वर्सेस टी का ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टी का ग्राफ। एक्स वर्सेस टी का ग्राफ जो है उसका स्लोप आपको वेलोसिटी देगा, उसका एरिया आपको कुछ नहीं देगा। वेलोसिटी वर्सेस टी का जो ग्राफ है उसका स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, और उसका एरिया आपको देगा डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट। जो सब पॉजिटिव रख के गिरेंगे तो डिस्टेंस, और पॉजिटिव नेगेटिव साइन कंसीडर करके आप सम करोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप आपको क्या देगा, कुछ नहीं, लेकिन उसका एरिया आपको चेंज ऑफ वेलोसिटी देगा। क्लियर, उसका मैग्नीट्यूड। पक्का पक्का पक्का। तो इतना तो हमको क्लियर हो ही जाना चाहिए। चलो आगे जाते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, फ्री फॉलिंग बॉडी या तो जो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है कहां पे, ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता है, ग्रेविटेशनल
एक्सेलरेशन, भाई क्या होता है, a इज इक्वल टू जी। हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, जो बॉडी ऊपर जा रही है तो a इज नेगेटिव लेंगे, जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे g, और जो बॉडी नीचे आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव लेंगे प्लस g, उसका एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव लेंगे प्लस g। क्लियर? इसमें भी आप साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हो, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला यही रखो, यही काम में आएगा। तो जो मैंने किसी स्टोन को ऊपर फेंका, तो जब स्टोन ऊपर जा रहा है तब तक, जब स्टोन ऊपर जा रहा है तब तक उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे, जब वो वापस नीचे आ रहा है तब उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वहां पे एक्सेलरेशन को हम क्या गिनेंगे, नेगेटिव गिनेंगे। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया। चलो तो आगे जाएंगे। हम बात कर रहे हैं फ्री फॉलिंग बॉडी। फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। चलो इसका इक्वेशन लिखते हैं, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। हमने ये फॉर्मूले लिखे, ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। इनिशियल स्पीड मैंने क्या ले ली, जीरो, तो ये आ गया फॉर्मूला। फिर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखे, तो d इज इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 gt स्क्वायर। क्लियर हो गया? और एक्सेलरेशन तो उसका g ही है, लेकिन नेगेटिव नीचे है तो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो चलो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। सबसे पहले एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। हमने नेगेटिव इसलिए लिया कि हम जो डायरेक्शन के साथ जाएंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेने वाले हैं। कोई बोलेगा सर अभी तो आपने बोला कि जब नीचे आ रहा है तो जी तो नेगेटिव पॉजिटिव लेना है। भाई समझो, हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेंगे। ये दिमाग में सोचो। तो जब सोचो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कहां पे लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा। तो जब आपने पेन को ऊपर फेंका, ये पेन है उसको मैं ऊपर फेंक रहा हूं, तो उसकी वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, इसीलिए मैंने नेगेटिव लिया कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट है। लेकिन यही पेन जब वापस आ रही है तब ग्रेविटी भी नीचे है, वेलोसिटी भी नीचे है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया। समझ रहे हो? तो ये साइन कन्वेंशन मैंने यूज किया। लेकिन यहां पर हम अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव गिनेंगे और डाउनवर्ड को नेगेटिव गिनेंगे, तो आपका ये एक्सेलरेशन नीचे आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो v वर्सेस t का ग्राफ क्या होगा, तो हमको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो जैसे जैसे आपकी बॉडी नीचे आएगी, v की 1 पावर, t की 1 पावर, दोनों की वेरिएबल की v और t दोनों की एक एक पावर, मतलब स्ट्रेट लाइन, तो यहां पे ये आएगा ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा, पैराबोलिक आएगा, क्योंकि d की 1 पावर और t की 2 पावर, तो यहां पे d प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो ये आपका ग्राफ पैराबोलिक आएगा। क्लियर हो गया? तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए है। अभी आगे बात करेंगे किसके लिए, बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड। बहुत ऊंचाई तक नहीं, कुछ लिमिटेड हाइट तक, जी कांस्टेंट ऐसा मान लो। तो एक बॉडी को हमने यहां से ऊपर फेंका, मतलब यहां से ऊपर फेंक रहे, बॉडी यहां पे मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे उसकी स्पीड क्या बनेगी, जीरो बनेगी, और बॉडी ऊपर जा रही है और फिर यहां से वापस आएगी। सिंपल है। तो चलो यहां पे सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, a वर्सेस t का। तो सोचो बॉडी ऊपर जाए या नीचे आए, उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो नीचे की डायरेक्शन में ही लगने वाला है। मतलब हम जहां से थ्रो कर रहे हैं, ये कौन था, फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी कुछ हाइट से हम उसको छोड़ने वाला है, तो जहां से छोड़ेंगे वहां पे ओरिजिन गिनेंगे, वहां से ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, बराबर है। तो जब मैंने फ्री फॉल करवाया तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव था ही, लेकिन वेलोसिटी भी नेगेटिव होती जाएगी। ये ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट यहां से नीचे जा रहा है, मतलब पॉजिटिव नहीं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आया। तो यहां पर सारे ग्राफ आपके कैसे आए, यहां पर सारे ग्राफ कैसे आए, नेगेटिव डायरेक्शन में आए। क्यों? क्योंकि हम जहां से छोड़ेंगे वहां पे ओरिजिन लेंगे,
और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। लेकिन मैं यहां पे अभी क्या करता हूं, मैं अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूं और वहां से एक पेन को ऊपर फेंकता हूं, ऐसे ये सरफेस है और वहां से मैं ऊपर फेंकता हूं, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, एक सर्टेन इंस्टेंट पे वो रेस्ट पे आ जाएगा और वापस नीचे आएगा। सही है, ओके। सॉरी। तो यहां पे क्या होगा कि हमने भले उसको यहां से ऊपर फेंका, एक्सलेरेशन तो उसको नीचे ही लग रहा है, मतलब आपका जो जी है वो तो उस पे नीचे ही लग रहा है, तो ए वर्सेस टी का ग्राफ नीचे आएगा। चलो यहां पे लिख रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टी का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टी का ग्राफ, और वी फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का ग्राफ क्या आएगा, ये आपका ओरिजिन, जीरो टाइम पे पेन आपका यहां पर था, मुझको उसको ऊपर थ्रो करना है, तो आई मस्ट हैव टू गिव सम इनिशियल वेलोसिटी, मुझको इनिशियल कुछ वेलोसिटी देनी ही पड़ेगी ऐसे, तो कुछ वेलोसिटी मैंने दी, कितनी, v0। फिर ग्राफ क्या आएगा भाई, v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी, लेकिन g हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो v की 1 पावर, t की 1 पावर, तो आपका स्लोप क्या आएगा, आपका स्लोप क्या आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो आपका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे पेन ऊपर जाएगी उसका स्पीड डिक्रीज होता जाएगा, मतलब स्पीड डिक्रीज हो गई, एक सर्टेन इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, एंड देन आफ्टर इट रिटर्न्स टू द अर्थ। लेकिन जब रिटर्न करेगा तो पहले वो ऊपर जा रहा था, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में थी, लेकिन यहां पर जब वापस आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एंड व्हेन इट हिट्स टू ग्राउंड अगेन इट्स गेन्स माइनस v0 वेलोसिटी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, तो आपका वेलोसिटी वर्सेस टी का ग्राफ ये आएगा। पता चला, क्योंकि वेलोसिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में v0 और v माइनस v0 आपको साइन लेना पड़ेगा, लेकिन यही चीज हम ड्रॉ कर लेते हैं, किसके लिए, यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं स्पीड वर्सेस टी का ग्राफ। तो इनिशियल स्पीड उसको मैंने कितनी दी थी, यहां से जब फेंका था तो इनिशियल स्पीड कितनी दी थी, v0, जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, एक सर्टेन इंस्टेंट पे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, एंड देन आफ्टर व्हेन इट रिटर्न्स अगेन इट गेन स्पीड, लेकिन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वी डू नॉट हैव टू डिटरमाइन एनी साइन, तो यहां पर स्पीड का ग्राफ ये आएगा, याद रखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ये आएगा, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ये आएगा, सिंपल हो गया, हो गया। और फाइनल में कौन सा ग्राफ बाकी रहा, भाई फाइनल में एक ग्राफ बाकी रहा डी वर्सेस टी का ग्राफ, किसका, डी वर्सेस टी का ग्राफ। तो सोच लो, मैंने उसको फेंका कहां से, ग्राउंड से, तो ग्राउंड पे से जब हम फेंकेंगे तो इनिशियल उसका पोजीशन ग्राउंड पे होगा, तो उसका ओरिजिन होगा ग्राउंड पे, वहां से वो ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे आके गिरेगा, वो सरफेस से नीचे तो जाने वाला नहीं है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियली ऐसा इंक्रीज होता जाएगा पैराबोलिक शेप में, पैराबोलिक शेप में इंक्रीज होता जाएगा और फिर वो डिक्रीज होता जाएगा, फिर वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया वो किसके लिए, अ बॉडी विच इज थ्रोन in upward direction with some initial velocity, so when it moves in upward direction its displacement is positive and increasing, when it comes back after reaching maximum height its displacement is still positive but now its displacement decreases, how it decreases, proportional to t square। क्लियर हो गया, तो आपका ग्राफ ये आएगा। तो ये सारे ग्राफ भी मैंने क्लियर करवा दे आपको। तो मान लो कि आपके एग्जाम में कोई भी ग्राफ आ गया तो आपको क्या है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना ही चाहिए, पक्का पक्का। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक एंड इट इज द रिलेटिव स्पीड। क्या है, रिलेटिव स्पीड। भाई देखो इसमें कुछ सिंपल एक चीज सोचते हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक बॉडी है जिसका नाम है ए, जो ए वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी वेलोसिटी है बी, वो वी बी उस, अरे मैंने क्या लिखा यार, आदमी हूं कि पायजामा। तो यहां पर है उसका नाम है बी और वो कर रहा है वीबी की डायरेक्शन में, तो यहां पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज गिवन बाय किसकी स्पीड, बी की स्पीड, किसकी स्पीड, बी की स्पीड, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में।
वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो कैसे गिनेंगे, वी बी माइनस वी ए। क्लियर हो गया, वी बी माइनस वी ए। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। सो वी कैन से दैट वी बी का मॉड्यूलस और ए का मॉड्यूलस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन देखेंगे तो दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, है ना। यहां से माइनस ले लोगे तो एक हमारे रिलेटिव स्पीड का रिलेटिव स्पीड या तो रिलेटिव वेलोसिटी भी ले सकते हो, रिलेटिव जो डायरेक्शन के साथ लिखोगे, डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो वेलोसिटी, नहीं तो स्पीड आ जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ वी ए बी इज अ स्पीड ऑफ या तो वेलोसिटी ऑफ, ये कौन है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये कौन है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये कौन है, ए की सी के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। समझो, मुझको स्पीड किसकी, मुझको वेलोसिटी किसकी पता है, ए की वेलोसिटी पता है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, बी की वेलोसिटी पता है, किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, लेकिन मुझको तो चाहिए ए की सी के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, ऐसे बोलते जाएंगे, ए की चाहिए सी के रिस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी चाहिए सी के रिस्पेक्ट में, तो ए की बी के रिस्पेक्ट में प्लस बी की सी के रिस्पेक्ट में, बोलते रहो, पूरी एबीसीडी बोलते रहोगे तो भी चलेगा। मुझको ए की सी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए, तो मुझको ए की सी के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट पता नहीं है, लेकिन मुझको ए की बी के रिस्पेक्ट में पता है, बी की सी के रिस्पेक्ट में पता है, तो हम दोनों का सम कर सकते हैं, बराबर है। तो ए की बी के, बी की सी के, सी के डी के, सी की डी के रिस्पेक्ट में, ऐसे करके पूरा एबीसीडी आप खत्म कर सकते हो। तो ए से जेड के रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हो आप। क्लियर हो गया। लेकिन कोई बोलेगा, लेकिन सर हमको बी के सी की रिस्पेक्ट में नहीं दिया है, लेकिन सी की बी के रिस्पेक्ट में दिया है, तो हम क्या करेंगे, ए की बी के रिस्पेक्ट में और उसका उल्टा कर देंगे, तो सी की बी के रिस्पेक्ट में। लेकिन इनिशियल स्टेज में तो हम यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुझको ए की सी के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है, ए की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है, तो ए की बी के रिस्पेक्ट में प्लस बी की सी के रिस्पेक्ट में। और वो अलग बात है कि बी की सी के रिस्पेक्ट में पता नहीं है, सी की बी के रिस्पेक्ट में पता है, तो उसको उल्टा कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। लेकिन जब लिखेंगे तो स्टाइल तो यही रहेगी अपनी। क्लियर हो गया। तो ये आप देखो, सिंपल फॉर्मूला है। रिलेटिव स्पीड क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और यहां पे देखो, मैंने दोनों को ये सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब मान लो कि कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ए की डायरेक्शन ऐसी है और बी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या करेंगे, तो भाई साइन कन्वेंशन यूज करो, वी ए माइनस वी बी। तो आप इसको जो पॉजिटिव गिनोगे तो ये आपका पॉजिटिव, और ये सामने आ रहा है तो माइनस माइनस लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। साइन कन्वेंशन यूज करना ही है। ये डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे तो ऑब्वियसली जो ऑपोजिट आ रहा है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां पर तो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, इसलिए मैंने वी बी माइनस वी ए लिखा, लेकिन यहां पे दोनों सामने आ रहा है, तो इसको मैं पॉजिटिव गिनूंगा तो उसको मैं नेगेटिव गिनूंगा। तो वी ए माइनस वी बी ये अपना फॉर्मूला है, उसमें मैंने वी बी की जगह पे माइनस वी बी लिखा क्योंकि ऑपोजिट आ रहा है, तो ये हो गया। क्लियर हो गया। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। तो ये चैप्टर में से ये मैंने कुछ जो एनसीईआरटी था वो मैंने क्लियर करवा दिया। अभी याद रखो, एवरेज वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करवा देता हूं। चलो मान लो तो कि कोई पार्टिकल है, वो d1 डिस्टेंस कवर कर रहा है t1 टाइम में v1 स्पीड से, t2 टाइम में d2 डिस्टेंस कवर कर रहा है t2 टाइम में v2 स्पीड से, d3 कवर कर रहा है t3 टाइम में v3 की स्पीड से। ऐसे आगे बढ़ता जाता है और उसने dn डिस्टेंस कवर किया tn टाइम में vn स्पीड से, और मुझको गिनना है उसका एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड ले लो। मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूं कि भाई एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये अपना एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, ये आपका यही है। क्लियर हो गया। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, भाई d1 इज इक्वल टू v1 t1, d2 इज इक्वल टू क्या होगा v2 t2,
ऐसे लिखते जाएंगे। तो समझो, एक इफ, भाई सबके लिए टाइम सेम है ऐसा सोच लो, सबके लिए टाइम सेम है। टाइम सेम का मतलब क्या कि पहले 1 घंटे के लिए 50 की स्पीड रखी, फिर 1 घंटे के लिए 60 की स्पीड रखी, फिर 1 घंटे के लिए 90 की स्पीड रखी। तो स्पीड अलग अलग है लेकिन सेम क्या है, टाइम। तो उसके लिए एवरेज फॉर्मूला क्या आएगा, तो सोच लो। चलो, D1 की जगह पे लिखेंगे V1T, D2 की जगह पे लिखेंगे V2T प्लस डैश 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 अपॉन T कितने टाइम, n टाइम। तो ये आपका हो गया V1 प्लस V2 प्लस डैश डैश डैश, सब में से कॉमन निकल जाएगा T और यहाँ पे NT हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट एवरेज ही होगा अपॉन n। तो ये किसका फॉर्मूला मिला, ये किसका फॉर्मूला मिला, टाइम सेम होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि मान लो कि 1 घंटे के लिए फॉर 1 आवर स्पीड इज 20, नेक्स्ट फॉर 1 आवर के लिए उसकी स्पीड है 30, फॉर नेक्स्ट 1 आवर के लिए उसकी स्पीड है 60। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, चलो यहाँ पे कुछ और कर लेता हूँ, 50 कर लेता हूँ, 50 नहीं, यहाँ पे 60 70 कर लेता हूँ, 70 कर लो ना, ओके चलो 70 कर लिया। तो 1 घंटे के लिए उसकी स्पीड 20 थी, और 1 घंटे के लिए 30, और 1 घंटे के लिए 70। तो उसकी एवरेज स्पीड लिखेंगे तो सब में सेम क्या है, टाइम। टाइम से कहो तो डायरेक्ट एवरेज ले सकता है। तो ये हो गया 20 प्लस 30 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका 40 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर जो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो जो टाइम सेम है तो ये फॉर्मूला। लेकिन मान लो कि इफ डिस्टेंस सेम है, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D ले लेते हैं, मतलब पहला 1 किलोमीटर 20 की स्पीड से, नेक्स्ट 1 किलोमीटर 30 की स्पीड से। अभी मैं आवर नहीं बोल रहा हूं, यहां पर अभी जो मैंने बोला वो आवर बोला था कि एक फर्स्ट आवर के लिए 20 की स्पीड, नेक्स्ट आवर के लिए 30 की स्पीड, नेक्स्ट आवर के लिए 70 की स्पीड। अभी मैं आवर नहीं बोल रहा हूं, अभी टाइम सेम नहीं है। अभी क्या सेम है, अभी डिस्टेंस सेम है। पहला 10 किलोमीटर उसने 20 की स्पीड से कवर किया, नेक्स्ट 10 किलोमीटर उसने 30 की स्पीड से कवर किया, नेक्स्ट 10 किलोमीटर 70 की स्पीड से कवर किया। तो अलग अलग स्पीड्स के लिए सेम क्या है, डिस्टेंस सेम है। ये फॉर्मूले अक्सर आते हैं इसलिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई यहां पे क्या लिखा था, D1 तो यहां पे लिख सकते हैं D प्लस डैश 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 D n टाइम्स हो जाएगा ये अपॉन, चलो T1 लिखते हैं, T1 बट T1 का फॉर्मूला बनाएंगे तो T1 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां पे लिखेंगे तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी V1, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी V2, बिकॉज ईच टाइम डिस्टेंस इज सेम। हो गया। तो देखो ऊपर क्या हो गया, ND, नीचे से कॉमन क्या निकल गया, D। तो 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 अप टू डैश 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 1 अपॉन Vn। तो D कैंसल आउट, तो ये हो गया N अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस डैश 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 1 अपॉन Vn। तो देखो ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया। लेकिन ये फॉर्मूला कब आएगा, जब डिस्टेंस इज इक्वल ईच टाइम। डिस्टेंस सब टाइम में सेव होगा तो आंसर आएगा। क्लियर है, पक्का। तो मैं बोलता हूं कि एक पार्टिकल चलो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, टोटल D डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो उसमें फर्स्ट D/3 के लिए उसकी स्पीड थी 10, उसके नेक्स्ट D/3 के लिए उसकी स्पीड थी 20, उसके नेक्स्ट D/3 के लिए उसकी स्पीड थी 60। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी, तो देखो यहां पे सब केस में क्या सेम है, डिस्टेंस। यहां पर भी D/3 डिस्टेंस कवर किया, यहां पर भी, लेकिन स्पीड्स अलग अलग है। यहां पे स्पीड थी V1 10, यहां पे स्पीड थी V2 20, यहां पे स्पीड थी V3 60। सिंपल चीज है। तो एवरेज स्पीड क्या लेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया, N अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3। व्हाट इज N, N इज अ टोटल नंबर ऑफ स्पीड। कितनी अलग अलग स्पीड्स है, 1 2 3, तो 3 स्पीड्स है। 1 अपॉन V1 मतलब 10, 1 अपॉन V2 मतलब 20, 1 अपॉन V3 मतलब 60। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 60 आएगा, तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 60 बनाने के लिए 6 चाहिए, यहाँ पे 60 करने के लिए 3 चाहिए, और यहाँ पे 1। तो ये हो गया 180 अपॉन 10। तो आपको आंसर मिल गया 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ कि नहीं, बराबर है। तो यहाँ पर क्या सेम था, डिस्टेंस सेम था, तो मतलब ये फॉर्मूला यूज किया। मान लो कि टाइम सेम होता तो मैं क्या करता, तीनों का सम करके डिवाइडेड बाय 3 कर देता। 60 20 10 90 डिवाइडेड बाय 3 30 आंसर आता, लेकिन यहाँ पे 18 आ रहा है। क्लियर हो गया बच्चों। तो आपके दिमाग में ये पूरा सेट होना चाहिए। ये
फॉर्मूले तैयार कर दो, जो भी बोला मैं, पूरी थियरी जो भी पढ़ाई वो प्रिपेयर कर दो, और हम गिनेंगे इसके PYQ। उससे आगे करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, बस उतना करो, इनफ है, दैट इज मोर देन इनफ। बरोबर है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सारे MCQ न्यूमेरिकल्स गिनेंगे, MCQ PYQs गिनेंगे, तो वो सारे की मेथड आपको आनी चाहिए। वैल्यूज चेंज होगी, मेथड चेंज नहीं होगी। बरोबर है, तो इतना क्लियर कर दो, फिर उसके बाद हम बैठेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा कल सुबह तक, आपको PYQ का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पे। बरोबर है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ओके, चलो बाय।